गर्ल्स हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं आपका पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए हमने अभी तक जीएसटी में क्या किया, कैलकुलेट किया टैक्स को कि किस तरीके से लगाना है, कौन से प्रोडक्ट पे कितनी परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करने जा रहे हैं। तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको टैक्स को गवर्नमेंट को देना है। जीएसटी में क्या होता है, पहला फोकस तो ये रहता है कि ई पेमेंट की जाए। जीएसटी की ई पेमेंट का मतलब क्या, ऑनलाइन पेमेंट। जैसे काम ऑनलाइन होने लग गए हैं तो हम ये कहते हैं कि अब ऑनलाइन पेमेंट होने लग जाए जीएसटी की, रादर देन काउंटर पेमेंट। काउंटर पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप फेस टू फेस जैसे कुछ सबमिट करवाएंगे, उसकी बजाय आप कैसे पेमेंट करें, ऑनलाइन। तो ये फोकस किया जाता है, ठीक है। फॉर द स्मॉल एसएससी, जो छोटे एसएससी होते हैं, एसएससी का मतलब कौन होता है, जो टैक्स पे करते हैं, जो स्मॉल एसएससी होते हैं छोटे, ओवर द काउंटर पेमेंट बाय कैश चेक डीडी इज परमिसिबल अप टू लिमिट ऑफ 10,000। मतलब कि जो छोटे एसएससी है ना, वो तो काउंटर पेमेंट कर सकते हैं, फेस टू फेस जैसे बैंक में जाकर पेमेंट कर सकते हैं, कैश जमा करवा सकते हैं, चेक दे सकते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं। कितने रुपए तक का, 10,000 रुपये तक का पर चालान पर पीरियड, टैक्स पीरियड। एक टैक्स पीरियड का अगर उनका 10,000 का अमाउंट बनता है तो वो ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हैं बैंक में जाकर, ठीक है। पेमेंट अंडर जीएसटी कैन बी मेड आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखिए जीएसटी में आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर आप टैक्स की, तो दो तरीके से पेमेंट की जा सकती है। वो ये कह रहा है या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट कर दो। कैश लेजर का मतलब यहाँ पर ना पेमेंट करने के लिए दो तरीके अपनाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये दो अकाउंट बनाए जाएंगे, इससे जीएसटी की आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही प्रोविजंस पढ़ते हैं अंडर जीएसटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस या एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर जीएसटी इज पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू आप यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे कि टैक्स पे करना मतलब जीएसटी पे करना, इंटरेस्ट रहता है कोई इंटरेस्ट लगा दो कोई पेनल्टी है, कोई फीस है। तो मतलब ये जो जीएसटी के अंडर हमने ये सब चीज़ें पे करनी है ना, तो वो आप कैसे पे करेंगे, कैश लेजर के थ्रू या फिर क्रेडिट लेजर के थ्रू। क्लियर। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ पेमेंट अंडर जीएसटी। अभी कहते हैं कि जब जीएसटी आप पे करेंगे, ठीक है, तो आपको किस किस तरीके से पेमेंट आप कर सकते हैं। देखो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी में, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी अमाउंट आपने कम दी है, ठीक है, ये ज़्यादा देनी थी तो इंटरेस्ट लग जाएगा ना, गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी लेगी। पेनल्टी भी, लेट फी, पेनल्टी का मतलब क्या होता है, जुर्माना लगा दिया भाई आपने टैक्स पे नहीं किया। फीस, लेट फीस भी लग सकती है, या कोई भी अदर अमाउंट जो पे करनी है जीएसटी के अंदर। तो आप ये नहीं है कि टैक्स पे करते हैं, आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं, आप पेनल्टी भी पे करते हैं, आप लेट फीस भी पे करते हैं जीएसटी में। ड्यू डेट फॉर पेमेंट अंडर जीएसटी। अब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या ड्यू डेट है जीएसटी की पेमेंट करने की। ड्यू डेट कौन सी डेट होती है, लास्ट डेट, आपको ये ध्यान रखनी है। सिंपल वर्ड में जीएसटी की ड्यू डेट वो वाली डेट बनेगी जो कि लास्ट डेट होगी रिटर्न फाइल करने की। जैसे हमने पढ़ा था ना कि नॉर्मल टैक्स पेयर है अदर देन कंपोजिशन, दोनों अलग अलग होते हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर अलग होता है, कंपोजिशन टैक्स पेयर अलग होता है। 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर 18th फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये उनकी कौन सी डेट होती है, लास्ट डेट। लास्ट डेट को ही आप ड्यू डेट बोलेंगे। ये नहीं होगा कि लास्ट डेट के बाद आपकी ड्यू डेट बनेगी, लास्ट डेट से पहले ही आपकी ड्यू डेट बनेगी, ठीक है। TDS, TCS 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो ये ड्यू डेट भी है और ये आपकी कौन सी डेट भी है, लास्ट डेट भी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर या लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी की पेमेंट आप कैसे करेंगे, ई पेमेंट। ई पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट रादर देन काउंटर पेमेंट। काउंटर पेमेंट मतलब कैश टू कैश, कैश टू कैश करने की बजाय आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ई लेजर आर स्टेटमेंट ऑफ कैश, ठीक है, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते हैं ना, ई लेजर होते हैं, ये कैश की स्टेटमेंट्स होते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप इन्हीं में ले सकते हैं। जो कैश लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है, इन्हीं में हमें जो टैक्स हमने पहले ज़्यादा पे कर दिया अब रिफंड मिलेगा, तो इन्हीं लेजर्स में मिलेगा। इन्हीं लेजर से हमारी पेमेंट होती है और इन्हीं लेजर्स में हमें सारी चीज़ें वापस मिलती है जो हमें चाहिए होता है। तो हर एक टैक्स पेयर को एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लेजर रजिस्टर बनाना होता है। जब एक टैक्स पेयर रजिस्टर करवा लेता है कॉमन पोर्टल, GSTN जो कॉमन पोर्टल, मतलब कि रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी होता है, तो अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना ई लेजर
ठीक है। एंड इन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड एंड दिस डैशबोर्ड एट ऑल टाइम्स। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना GSTN पोर्टल पे, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका ई क्रेडिट लेजर बन जाएगा, ई कैश लेजर बन जाएगा। ई लेजर में दोनों चीज़ें आ जाती है। और एक ई टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर, मतलब 3 रजिस्टर पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर। वो अपने आप शो होने लग जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है। तो अब ये देखो, आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज़ किया जाता है ऑल डिपॉजिट मेड इन कैश TDS TCS यूज फॉर मेकिंग एंड पेमेंट अंडर GST। और जो क्रेडिट लेजर होता है रिफ्लेक्ट ITC एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न यूज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली। देखिए जो कैश लेजर होता है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं सारी डिपॉजिट्स को। जो भी कैश लेजर में क्या होगा, कैश होगा सारा, ठीक है। और TCS जो कलेक्ट किया या TCS जो आपने कलेक्ट किया, जो काटा, वो सारी चीज़ें कैश के रूप में कैश लेजर में दिखाएगा। और ये यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ GST यानी टैक्स की पेमेंट के लिए। दूसरा रजिस्टर कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये रिफ्लेक्ट करता है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली। क्रेडिट लेजर यूज टू पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली, यूज फॉर पेमेंट मेकिंग अंडर एनी पेमेंट अंडर GST, कैश लेजर यूज़ किया जाता है। और उसके बाद तीसरा क्या, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर रिफ्लेक्ट टोटल कैश लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर फॉर द पर्टिकुलर मंथ। तो अब हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखो कैश लेजर क्या होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन द सिंपल वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लाइक पेटीएम। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश का मतलब क्या होगा, आपके पास कैश होगा, आपके पास जब कैश होगा तभी आप किसी चीज़ की पेमेंट कर सकते हो, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की तरह होगा, जैसे पेटीएम है, ठीक है, उसमें आपने पैसे डाले तभी आप पैसे निकाल सकते हो, तो वैसे ही ये बन जाएगा। कैश लेजर में आपको पहले टैक्स पेयर को डिपॉजिट करने पड़ेंगे पैसे, हैज़ टू डिपॉजिट और ऐड मनी टू मेक पेमेंट, ठीक है, उसको पैसे डालेगा वो कैश लेजर में, उसके बाद वहीं से वो पेमेंट कर सकता है, एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट कर सकता है, टैक्स की पेमेंट कर सकता है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकता है, पेनल्टी की, लेट फीस की, एनी अदर अमाउंट अंडर GST। मतलब जो भी पेमेंट करनी है ना, वो आप कहाँ से पेमेंट करेंगे, कैश लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म GST PMT 05, ठीक है। जो ये कैश लेजर मेंटेन होगा इस फॉर्म में होगा। और सच पर्सन, ईच पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लेट फीस, एनी अदर अमाउंट, दिस अमाउंट कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ GST। तो ये कैश लेजर को आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हो ना, अगर आप GST की, तो किसी भी पेमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रोविजंस रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिलेटेड कुछ एक प्रोविजंस है। फर्स्ट है देखो, डेबिट एंड क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसमें क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किस लिए मेंटेन किया जाता है, अमाउंट क्रेडिट। देखो जब आप पैसा जमा करवाओगे तो अमाउंट उसमें क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट हो जाएगी जब आप पेमेंट करोगे, चाहे वो आप टैक्स की पेमेंट करो, मतलब कुछ भी पैसा निकाल लोगे तो उसको अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा ना कैश लेजर को, तो उसमें से माइनस हो जाएगा आपका बैलेंस, टैक्स की पेमेंट करने से, इंटरेस्ट की पेमेंट करने से, पेनल्टी, फीस या एनी अदर अमाउंट। सेकंड क्या, मोड यूज फॉर मेकिंग डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये कहते हैं कि क्या मोड, क्या तरीका यूज़ करते हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे जमा करवाते हो। फर्स्ट है देखो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड, दूसरा है ओवर द काउंटर पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड यानी हम इलेक्ट्रॉनिकली ही अपने कैश लेजर में पैसा जमा करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड पढ़ेंगे हम उसमें। फर्स्ट है देखिए इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग थ्रू अथोराइज्ड बैंक्स, आपने पैसा जमा करवाना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसा डाल सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पैसा डाल सकते हैं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आप NEFT भी कर सकते हैं जिससे भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट भी कर सकते हैं फ्रॉम एनी बैंक, ठीक है। RTGS किसी भी बैंक से हो सकती है। जो RTGS होती है ना, उसके लिए आपके पास आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट हो, आप कर सकते हैं किसी अकाउंट से। ओवर द काउंटर पेमेंट OTC, ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू अथोराइज बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपी पर चलान पर टैक्स पीरियड। जो अभी हमने पढ़ा कि ओवर द काउंटर पेमेंट करनी है अगर आपको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपये जमा करवा देंगे। 10,000 तक की आप, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है ना, तो आप बैंक में जाकर कैश जमा करवा सकते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में चेक दे सकते हैं, फिर डिमांड ड्राफ्ट कटवा सकते हैं। हाउएवर रिस्ट्रिक्शन फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 पर चलान
शैल नॉट टू बी अप्लाई डिपॉजिट टू बी मेड बाय द फॉलोइंग। देखो ये कहता है कि ओवर द काउंटर पेमेंट की जो 10,000 की लिमिट है ना, वो इन पर्सनस के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, जो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन है? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट को मान लो 10,000 का टैक्स देना है, तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या एनी अदर डिपॉजिट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है वो पर्सन जाकर 10,000 रुपये जमा करवाएगा, उसको छूट दे रखी है, मतलब वो ई पेमेंट भी कर सकता है। सेकेंड है ऑफिसर अथोराइज टू मेक रिकवरी। कोई रिकवरी ऑफिसर अथोराइज, ऑफिसर यहाँ पर जो मेन होता है ना वो होता है प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी गई है ओवर द काउंटर पेमेंट करने की, प्रॉपर ऑफिसर की, अदर ऑफिसर की। टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यू, मान लो वो किसी पर्सन से आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करता है, रजिस्टर्ड है वो पर्सन चाहे नहीं है रजिस्टर्ड, कोई भी रिकवरी करता है तो उसको भी ज़रूरत नहीं है कि वो बैंक में खुद जाएगा, ओवर द काउंटर वो पेमेंट करेगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैंने आपको बताया आपने पैसा डाला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, चाहे आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डाला, चाहे आपने RTGS की, चाहे आपने NEFT की, या फिर एक और कौन सा था, चाहे आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू डाला। तो ये कहते हैं कि आपने जो भी पैसा डाला है उसको पैसे को यूज़ कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इंटरेस्ट दे सकते हो, पेनल्टी दे सकते हो, फीस दे सकते हो, या कोई भी अमाउंट आप पे कर सकते हो। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। नेक्स्ट वीडियो में आपकी मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर करवाती हूँ, ठीक है गर्ल्स। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।